तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट जो है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब लॉ हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं। कूलम्ब लॉ किस बारे में है? कूलम्ब लॉ एक्चुअली आपने देखा होगा, दो चार्ज अगर आपके हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। अब तक आपने मास के बीच में फोर्स निकाला होगा, 9th क्लास में आपने देखा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन अगर हम दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालें तो कितना होगा, मतलब चार्ज रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कूलम्ब लॉ हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच में वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो लेट अस सी द व्हाट इज द कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट क्या है और इससे हम कैसे निकालते हैं हमारे फोर्स के बीच की वैल्यू। अगर दो चार्ज है हमारे तो कितनी फोर्स उस पर लगेगा। तो पहले स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी? तो इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी है ग्रेविटेशन लॉ की थी कि जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच का, मान लीजिए चार्ज आपका Q1 और Q2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी, मान लीजिए डिस्टेंस इनका r है, इसके बीच में जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा इनके प्रोडक्ट पे, मतलब मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा Q1 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है। तो एक प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आ रही है Q1 इंटू Q2 की, उस पर डिपेंड करेगा। और ये डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस का भी स्क्वायर करना पड़ता है, आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, मतलब आपका डिस्टेंस अगर r है 2 मीटर है तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये। तो इसको हम इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। जो ऐसे लॉ होते हैं ना जो इसमें स्क्वायर आता है ऐसे अपॉन में, उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्ब लॉ भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है बोलती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो है रुके हुए चार्ज के लिए वैलिड है पहली बात। तो स्टेशनरी चार्ज जो है डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि r के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एंड इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। और ये जो फोर्स काम करता है, ये फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करता है, मतलब इसे दोनों लाइन ज्वाइन हो रखी है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स होगा या तो इधर को होगा या इधर को होगा, लेकिन होगा इसी लाइन में, होगा इसी लाइन में जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करता है। क्या कोई ये बता सकता है कि इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं? जो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दो चार्ज या दो मास के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अगर आपने सही गैस किया है तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो काम करते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 1 पे ड्यू टू चार्ज नंबर 2, तो 1-2 बोलते हैं उसको। फोर्स 1-2 जो होगा इधर को होगा या फिर इधर को होगा। तो दो बातें यहाँ पे बोली गई है। क्यू फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के होगा, एंड फोर्स जो है 1/r² पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव, यहाँ पे क्योंकि रिपल्सिव अट्रैक्शन की बात की गई है। तो अगर मान लो दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव है तो प्लस प्लस जो चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, इन पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, ठीक है। अगर ये माइनस माइनस होंगे तब भी ये रिपेल करेगा, तब भी फोर्स ऐसे लगेगा इन दोनों पे, इस पे इधर को लगेगा, इस पे इधर को लगेगा। लेकिन अगर एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगे। मान लो ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ तो दे विल अट्रैक्ट, तो फोर्स ऐसे लगेगा, इधर को लगेगा। और अगर मान लीजिए ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ तब भी फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा, इधर को लगेगा। तो ऐसा फोर्स इस पे लगेगा, राइट। तो ये ऐसा फोर्स हमारा लगने लगेगा। तो जब चार्ज हमारे सेम साइन के होंगे, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो रिपल्सिव, और अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में कि नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ अगर पोल होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, या साउथ या साउथ पोल होगा तो रिपेल करेगा। ऐसे यहाँ पे प्लस और प्लस रिपेल करेंगे, माइनस और माइनस रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे हम लोग बोलते हैं कि अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। तो कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट अगर हमारे पास आती है तो हम ये लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की गई है, उसको हम आगे समझेंगे मैग्नीट्यूड क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम केवल अभी फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वहां पे हम लोग और डिटेल में जानेंगे कि अगर यहाँ पे चार्ज एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करना चाहिए हमें, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमारे सामने होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
तो कूलम लॉ, अगर आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, आपको पता है प्रोपोर्शन का साइन अगर आप हटाओगे, जो ये प्रोपोर्शन आए से फोर्स आपका क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप एक साथ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और जब ये साइन हटता है इक्वल टू का साइन आता है तो आपको पता है कांस्टेंट वहां पर आता है। जैसे ग्रेविटेशन में कैपिटल G आया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे यहां पे भी कोई ना कोई कांस्टेंट आपका आएगा। तो ये कांस्टेंट यहां पे आता है, उसकी वैल्यू कूलम लॉ के केस में जो निकाली गई है एक्सपेरिमेंटली वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई तो आपको पता ही है क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नई टर्म आई है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी बोलते हैं। ये क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये जो वैल्यू आती है F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब कई बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये क्या ड्रामा बना रखा है, मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा K लिख दो इसको, या कुछ और लिख दो, C लिख दो, कुछ कांस्टेंट लिख दो यहाँ पे, यस पूरे को K लिख दो, ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपकी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसमें पहले एप्सिलॉन नॉट की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले आ चुका था ऑलरेडी, तो जब ये वैल्यू आई थी तो उसको फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आप कई सारी जगह पढ़ेंगे जहाँ केवल एप्सिलॉन नॉट यूज होगा, 4 पाई वगैरह नहीं आएगा, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट अलग से भी यूज होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसको हम के नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि के जो है अभी आगे आएगा, एक और चीज होती है उसको हम के बोलते हैं, वो आगे आएगा, के अपॉन में आता है। तो इस पूरे को हम कभी के यूजुअली नहीं बोलते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे जेई के या नीट के, उस टाइप पे तो आप इसको के लिख सकते हो, क्योंकि कई बार के से के कट जाते हैं, मतलब ये वैल्यू कट जाती है, तो तब हम लिख देते हैं कई बार, लेकिन यूजुअली हम इसको के नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला, परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी। और अभी हम जो बात कर रहे हैं, दोनों चार्ज हमारे वैक्यूम में रखे हुए हैं, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या फिर एयर है, तो उसकी जो परमिटिविटी है वो हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है। हालांकि वैक्यूम में और एयर में थोड़ा सा फर्क होता है परमिटिविटी में, लेकिन बहुत कम फर्क होता है, तो हम दोनों को बराबर ही मानते हैं, तो हम लोग वैक्यूम और एयर को सेम मानेंगे। ठीक है। तो वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमारी 8.857 10 की पावर -12, ये हमारी वैल्यू होती है। अगर आप इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे, ये डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट यहां से निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाओ, एफ को यहां नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट यहां चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2, मतलब Q1 की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स न्यूटन में होता है, तो क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसकी यूनिट आ गई। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर आप निकालना चाहो तो कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट आ गई। और अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो सिमिलरली आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्यू की डायमेंशन आपको पता है, क्यू की डायमेंशन क्या होती है, हमने देखा था, क्यू जो है क्या डायमेंशन होती है बताओ, AT होती है, AT होती है। क्यू फंडामेंटल नहीं है, हमने पढ़ा था कि क्यू जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ए जो करंट होता है फंडामेंटल होता है, उसकी डायमेंशन हम लोग AT लिखते हैं यूजुअली। आर की डायमेंशन हमको होता है L स्क्वायर हो जाएगी। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है, वहां से हम लोग इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, तो आगे इसकी डायमेंशन भी लिखी होगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इस पूरे के की जो वैल्यू आती है वो आपकी वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9। तो ये वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 आती है इस पूरे की वैल्यू। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी ऐसा, तो हम इसकी वैल्यू जो यूज करेंगे वो 9 × 10 की पावर 9 यूज करेंगे, राइट। तो अभी हमने जो बात की है वैक्यूम के बारे में बात की है। अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला भी वैल्यू भी सारी चेंज हो जाएंगी। तो वो हम आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद कि उस केस में हम क्या करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अगर ये वाला केस है वैक्यूम में, तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे, जैसे आर स्क्वायर आया है, अगर हम आर को डबल कर दे, 2r कर दे मान लो, तो फोर्स कितना हो जाएगा। आर को अगर 2r कर दे तो फोर्स कितना हो जाएगा, सब लोग एक बार बताएंगे। तो r को अगर 2r कर दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, तो अपॉन में यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फोर्स हमारा जो होगा वो f से घट के F/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2r का स्क्वायर आएगा। आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि r को अगर हम डबल करेंगे तो हमारा r स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो फोर्स हमारा F/4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बताओ, अगर r को मान लो 3 टाइम बोलता है, तब आंसर क्या बोलते हैं आप, कि r को मैंने 3 टाइम कर दिया, मान लो डिस्टेंस मैंने 3 टाइम कर दिया, r की जगह 3r, तो आंसर क्या आता है, ये F/3 का स्क्वायर करते तो F/9 आंसर आता। जिन लोगों ने सही गैस किया होगा F/9 आंसर इस केस में आता।
तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हमारा होता है ना, ये स्क्वायर वाला, इससे यही फर्क पड़ता है कि जब ये डबल करोगे तो 4 टाइम्स, 3 टाइम करोगे तो 9 टाइम, 4 टाइम करोगे 16 टाइम, ऐसे फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, अभी हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। तो मतलब 2 चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम का, एक है प्लस का और एक है 5 माइक्रोकूलम। तो कह रहे हैं कि फोर्स इन पे जो लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा, उसका रेशो कितना होगा। मान लीजिए फोर्स F1 है और ये F2 है, तो F1 बाय F2 का रेशो पूछा है। तो सब लोग जो है एक बार खुद सोचेंगे दिमाग लगा के कि क्या होना चाहिए, वीडियो को पॉज करके चाहे खुद सोचेंगे क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने सही गैस इसको किया होगा तो देखिए फोर्स जो होता है, हमने जो कूलम लॉ पढ़ा है अभी, हमने बोला है कि F जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये लिखा था हमने, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई किया था। और जब हम F2 लिखेंगे तब भी तो हम सेम बात लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। भाई दोनों चार्ज को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप इस पे फोर्स निकालो चाहे इस पे निकालो, मल्टीप्लाई दोनों चार्ज को करना पड़ेगा, R का स्क्वायर दोनों केस में लेना पड़ेगा। तो बाकी वैल्यू तो सेम है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। दोनों फोर्स क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे। तो ये दोनों फोर्स क्या है, आपस में बराबर है, F1 इक्वल टू F2 है। तो बताइए आंसर क्या आएगा, क्या रेशो आया इनका। तो अगर आपने सही गेस किया होगा अगेन, तो रेशो हमारा 1:1 आ जाएगा। तो F1 रेशो F2 क्या आ जाएगा, 1:1। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे यहां पे कि अगर ये दोनों फोर्स बराबर आए हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, तो ये न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा नियम है, कौन सा लॉ है। न्यूटन का कौन सा लॉ बोलता है कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, जो ये फोर्स इस पे लगाएगा वही फोर्स ये इस पे लगाएगा। आया याद, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, दिस इज द न्यूटन्स तीसरा थर्ड लॉ है न्यूटन का, कि एक्शन जो होता है वो रिएक्शन के बराबर होता है हमेशा। तो कूलम लॉ जो होता है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे दोनों फोर्स जो आते हैं वो बराबर आते हैं। राइट, आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर तो बी आ गया था हमारा। अगला क्वेश्चन है, 2 चार्ज ईच ऑफ 1 कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपार्ट, फोर्स बिटवीन देम इज। 2 चार्ज 1 किलोमीटर दूर हैं, उनके बीच में फोर्स कितना होगा। सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करेंगे आंसर क्या आएगा। 1 कूलम डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें दिया हुआ, राइट, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स तो हमें पता ही है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो निकाल के दिखाओ सब लोग कितना आएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, ये वैल्यू थी। Q1 Q2 1 कूलम तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा यहां पे क्या रखूं, R स्क्वायर की जगह कितने का स्क्वायर रखूं, 1 किलोमीटर का स्क्वायर कर दूं, नहीं, यहां पे हमें SI यूनिट में पुट करना पड़ेगा। क्या फोर्स निकालने, न्यूटन में निकालोगे फोर्स आप, तो SI यूनिट में फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस भी SI यूनिट में होना चाहिए, यानी कि मीटर में होना चाहिए। तो उसको 1000 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। राइट, तो ये आपका आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय, इसको मीटर नहीं लिखते, मतलब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने बाकी भी यूनिट नहीं लिखी है अभी, तो केवल हम वैल्यू लिख देते हैं कि 1000 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 × 1 हो जाएगा, और ये हो गया 10 की पावर 3। 1000 मतलब 10 की पावर 3 का स्क्वायर। 10 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होगा। अब कई बच्चे जो है यहाँ पे भी 10 की पावर इसे 9 कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। ऐसा नहीं होता, पावर मल्टीप्लाई होती है। 10th में भी आप एक गलती करते हुए आए, तो अब नहीं करनी है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये 9 × 10 की पावर 3 आ जाएगा। और क्योंकि आपने सब कुछ SI यूनिट में पुट किया है, तो आंसर भी SI यूनिट में आया होगा, यानी कि न्यूटन में आया होगा। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन। तो कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, ये वाला आंसर सही आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, आगे मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने है। ए आंसर आ रहा था हमारा, ए आ रहा था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या है। टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ। दो चार्ज हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों को कुछ मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। अब कोई बच्चे कहे सर एक्स और एक्स मान लेते हो, एक्स भी मान सकते हो, लेकिन यूजुअली जब चार्ज वार्ज की बात करते हैं तो क्यू लिखना ज्यादा अच्छा लगता है ना, ऐसे एक्स भी लिख सकते हो। तो मान लो दोनों क्यू हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस इनमें आर है, और इनके बीच का जो फोर्स है अभी वो कितना है, एफ। तो एफ फोर्स ये लगा रहे हैं आपस में, ठीक है। अट्रैक्ट कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव कैसा होगा, तो हम बता ही सकते हैं, लिखा नहीं हुआ कि दोनों सेम साइन कैसे हैं मतलब, तो लेकिन फोर्स एफ है, ठीक है। इफ द टू चार्जेस हाफ, दोनों चार्ज को हमने आधा कर दिया, q/2 कर दिया, एंड डिस्टेंस इज डबल्ड, और डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2r कर दिया, ठीक है। थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको, 2r कर लिया और चार्ज को आधा कर लिया। तो ये कह रहे हैं अब फोर्स कितना होगा, एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। चार्ज को आधा कर दिया तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी। सब लोग वीडियो को पॉज करेंगे और खुद निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार सब लोग निकालेंगे और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, f/8, f/4, 4f या f/16, राइट। चलिए करें, अब हम लोग करते हैं। तो यहां पे जो f होगा, पहले जो फोर्स होगा वो हो जाएगा k या 1/4πε0 q1 q2, तो q² हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, अपॉन में r²। तो पहले तो f फोर्स तो ये होगा, दोबारा आपने जब f डैश निकालोगे तो f डैश कितना हो जाएगा, ये तो सेम आएगा, लेकिन अब q1 q2 की जगह क्या आ जाएगा, q/2, तो q/2 करोगे q²/4 हो जाएगा, ये r की जगह क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q²/4 अपॉन में 4r², ये जो है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4r², तो कितना आ गया, q²/r² और 16 आ गया, 1/4πε0 q² अपॉन 16r², ठीक है। अब कई बच्चे यहां पे क्या करेंगे, 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि हम 4πε0 को यूजुअली अलग रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग रखेंगे, जैसे यहाँ पे अलग है यहाँ पे भी अलग, ताकि कट जाए बाद में। तो f डैश ये आया, f ये आया, अब हमें f डैश की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, दोनों को हम लोग, हमें q और r को हटाना है, हमें f निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लो मैं f को f डैश से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो यूजिंग 1 एंड 2 f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 1/4πε0 q² अपॉन r², और f डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0, ये तो बराबर ही है दोनों में, q²/16r²। तो अब ये सब कट गया, q² भी कट गया, r² भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 16 चला जाएगा ऊपर, तो 16 आ गया, ठीक है, ये 16 आ गया। और फिर यहां से आपका f आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इस नीचे आ जाएगा, f/16, और f डैश यहां चला जाएगा, f डैश यहां चला गया, 16 नीचे आ गया, तो f डैश हमारा जो आ रहा है वो f/16 आ रहा है, f/16। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 1/16 टाइम्स हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चे थोड़ा ज्यादा अगर सोच रहे होंगे, ज्यादा जो ढंग से वो कर रहे होंगे, तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आपने चार्ज को आधा किया है तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, और डिस्टेंस को जब आप डबल करेंगे तो आप, हमने देखा था डिस्टेंस को डबल करने में फोर्स 1/4 हो जाता है, डबल पे 4 और ट्रिपल पे 9 टाइम भी किया था ना हमने। तो अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 तो उसकी वजह से हो गया और 1/4 इसकी वजह से हो गया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भी बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। आई होगी बात, सबको समझ में आई होगी। चलिए आगे चले, तो आंसर हमारा डी था, राइट। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग चार्ज +q and -q respectively are placed at a distance apart, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, certain distance apart, and force acting between them is F। तो दो चार्ज है +q और -q, इनके बीच में जो फोर्स है वो अभी F है, ठीक है। डिस्टेंस कुछ दिया नहीं हुआ, डिस्टेंस पे रखे हुए। अब बोल रहा है कि अगर 25% ऑफ द चार्ज ऑफ A, मान लो ये A दिया हुआ इसमें, A ये था ना, A ये था, Q वाला, और B ये था, तो 25% ऑफ द चार्ज अगर हम A से B में शिफ्ट कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। अगर ये 25% है
तो ये एफ डैश कितना हो जाएगा, राइट। तो सब लोग दोबारा सोचेंगे और अगर खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अब इसको पहले 25% निकाल लेते हैं। Q का 25% जब आप निकालोगे तो Q का 25% हमारा आता है Q इंटू 25/100। अगर परसेंटेज निकालना आप लोगों ने ढंग से निकाला होगा कभी, तो ये Q/4 है, Q/4। तो Q/4 चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, यानी यहां पे चार्ज कितना हो गया, Q माइनस Q/4। और यहां जब गया तो चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस Q में ये Q/4 यहां चला गया, प्लस का Q/4 आ गया, ठीक है। तो 25% चार्ज जब शिफ्ट हुआ तो यहां पे Q/4 कम हो गया और यहां पे Q/4 प्लस का हो गया। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर आप एलसीएम लोगे तो 4Q माइनस Q मतलब 3Q अपॉन में 4, और ये हो जाएगा माइनस का 4Q प्लस का Q, यानी माइनस का 3Q अपॉन में 4। तो अब जो चार्ज होगा वो इतना और इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके बीच का फोर्स बताना है कि फोर्स कितना होगा। तो एफ डैश हमारा जो होगा, एफ हमारा था इतना। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, Q1 इंटू Q2 करोगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, ये अपॉन में R स्क्वायर, माइनस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख, चलो ठीक है, माइनस आ गया। अब एफ डैश निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस का 9Q स्क्वायर अपॉन में 16 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 और बटे में 16 माइनस का अपॉन में R स्क्वायर, ये आपका एफ डैश आया। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, मान लो डिवाइड करें अगर हम 1 और 2 को, तो f बाय एफ डैश की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी वो सब, Q स्क्वायर R स्क्वायर सब कट जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर तो 1 बचेगा पूरे का पूरा, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस का 9/16 बचेगा, माइनस भी कट जाएगा आपका, तो 9/16 बचेगा। इसको रिवर्स कर देते हैं तो 16/9 हो गया ये, तो ये बचेगा कुल मिला के, ठीक है, 16/9। अब हमें क्या निकालना है, हमें एफ डैश की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से एफ डैश कितना आ जाएगा, एफ डैश को यहां ले जाएंगे, एफ इसको यहां ले जाएंगे, तो एफ डैश आपका आ जाएगा, ये इधर जाएगा 9/16 हो जाएगा। तो एफ डैश आ जाएगा 9/16 तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सी, 9/16 दैट विल बी आवर राइट आंसर। आई होप सबको बात क्लियर हुई होगी। 25% चार्ज यहां पे शिफ्ट किया था तो उसका 1/4 चार्ज शिफ्ट हुआ है, इसलिए वैल्यू ये आ गई है। और नया वाला फोर्स जो है पुराने फोर्स के रिस्पेक्ट में 9/16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हमारा सी आएगा, ओके। एक और क्वेश्चन है, देखो काफी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ पे, ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, चीजें आप कर पाओ। क्योंकि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में आया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो अगर आप वीडियो को रोक के बार बार खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, धीरे धीरे करके आप चीजों को समझने लगोगे। एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 2 नहीं कर पाओगे, 3 नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे लेके क्वेश्चन होने लगेंगे बार बार, ठीक है। तो वो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप फ्री पिच बॉल, तो एक टाइप की बॉल है जिसका कि मास 10 ग्राम है और इसमें चार्ज है प्लस का 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो इसका चार्ज दे रखा है और इसका मास दे रखा है। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the another ball? एक और बॉल है, उसको कितना चार्ज दिया जाए, और ये बॉल कहाँ है, 7 सेंटीमीटर नीचे है। फॉर्मर बॉल, फॉर्मर मतलब पहले वाली जो बॉल की बात की गई थी, P से 7 सेंटीमीटर नीचे है, तो Q है वो, है ना, यानी Q जो है यहाँ पे नीचे है, P ऊपर है, 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। ये P है, ये Q है, और डिस्टेंस कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। तो इस पे कितना चार्ज दिया जाए ताकि ये बॉल स्टेशनरी रहे। अब जो ये वाली बॉल थी इसमें मास था 10 ग्राम और चार्ज था इसका 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ये रुकी हुई तो नहीं रहेगी, ग्रेविटी अगर काम कर रहा होगा तो नीचे गिर जाएगी ये। अब आप चाहते हो रुकी रहे, तो कैसे रुकी रह सकती है, ये कैसे रुकी रह सकती है, ऐसे रुकी रह सकती है कि अगर कोई आप इसको जो ये इसका वेट है वो बैलेंस कर दे। वेट कैसे बैलेंस हो सकता है, ऊपर को फोर्स लगे कोई, अब ऊपर को कौन फोर्स लगा सकता है, तो ये वाला जो बॉल है इस पे अगर हम चार्ज दे दे तो वो ऊपर को फोर्स लगा सकता है। तो ऊपर को फोर्स लगाने के लिए हमें कैसा चार्ज देना पड़ेगा, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव, कैन यू टेल मी कि इस वाली बॉल को हम पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव दें, हमें फोर्स ऊपर को चाहिए। तो अगर आपने सही गैस किया होगा तो हमें यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स चाहिए, और रिपल्सिव फोर्स के लिए यहाँ पे सेम चार्ज देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा ताकि इसे रिपेल करे। अगर रिपेल करेगी तो क्या होगा, ऊपर वाली बॉल फिर अटकी रहेगी। जैसे हमने क्या होगा, कई बार कोई चीज को आप अटकाने के लिए ऊपर फूंक मारते हो तो ऊपर कागज टाइप का जो होता है अटक जाता है,
तो ऐसे ही इसको रिपेल कर रहे हो आप, यहां पे रिपेल करके इसके रोक रहे हो, ठीक है, वहां पर आप हुक से रोकते थे, यहां पे हम लोग रिपेल करके इसको रोक रहे हैं। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो यहां पे इसका जो P वाले का अगर हम देखें तो P वाले का mg फोर्स जो बैलेंस हो रहा है वो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे बैलेंस हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और जो mg लग रहा है वो बैलेंस हो रहा है इन केस ऑफ द P। तो अगर हम इन दोनों फोर्स को बराबर कर दें तो वहां से हम लोग जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू P हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ P, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ P Fe इक्वल टू mg हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट Fe का जो वैल्यू आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। mg का वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं, mg का वैल्यू जो होगा वो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को फिर SI यूनिट में करने के लिए किलोग्राम करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, लिखा नहीं हुआ कुछ, तो 10 ले लेते हैं g का वैल्यू। Fe जो होता है वो आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है इंटू Q1 Q2। अब Q1 तो यहाँ पे Q है और ये वाला Q उसका दिया हुआ है हमें, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब यहां पे कितने का स्क्वायर करें, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, SI यूनिट होती है मीटर, तो कितना आएगा ये मीटर में अगर हम करेंगे तो 7 सेंटीमीटर को जब डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में करने के लिए, तो अगर आपने सही गेस किया होगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मीटर में आ जाएगा, तो ये 7/100 मीटर आ जाएगा। ये 7 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये SI यूनिट में, ये SI में, ये SI में, ये सब SI में हो गए। आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे जब हम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पंजे 45, तो ये आ गया आपका 45, 10 की पावर 9 में से 1 गया तो 1 पावर बची यहाँ पे, तो इंटू Q बचा, नीचे क्या बचा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा -4, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1/10 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगले पेज पे करें, अगले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे अगर हम करेंगे इसे तो Q का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू 49 इंटू 10 की पावर -4, तो ऊपर चला गया, और नीचे क्या आ गया 45 इंटू 10, तो 45 इंटू 10 नीचे आ गया, ठीक है, ये आ गया, मेरे ख्याल से सही किया हमने। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 49 अपॉन में 45 आ जाएगा, 10 की पावर -4 है, ये भी ऊपर जाके माइनस, ये भी माइनस, तो ये 2 बार माइनस होगा तो -5 -6, तो -6 हो जाएगा ये, तो इतना कुछ आंसर आएगा हमारा 49/45। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कितना आएगा ये 45, पॉइंट लगाएंगे तो 40 आ जाएगा, तब भी नहीं कटेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 400 आएगा, फिर ये 8 या 9 बार जाएगा लगभग, 9 पंजे 45, 9 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.09 10 की पावर -6 कूलम। और अगर आप थोड़ा सा और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता होगा 10 की पावर -6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, है ना, इसको माइक्रो बोलते हैं, तो इसको माइक्रो कूलम, इतना चार्ज हमें देना पड़ेगा। और ये चार्ज जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, तो हमने अभी पहले देखा था कि चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तभी ये रिपेल करेगा, तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 1.09 माइक्रो कूलम, 1.09 माइक्रो कूलम हमारा आंसर होगा। या फिर ये भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, या 1.082 जो भी आपका आंसर आ रहा है वो भी लिख सकते हो, जो भी आपका आंसर है 86 जो भी आ रहा है, जैसे इनका आंसर आ रहा है 1.067, हमारा कितना आ रहा है 06 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3640 सही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो आई होप करेक्ट है, कुछ उसमें जी का वैल्यू से हो सकता है फर्क पड़ा हो, जी की वैल्यू 9.8 ले ली, हमने 10 ली थी, उससे हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आया, लेकिन ये भी चल जाएगा जो हमने लिखा है, ठीक है। तो ये कूलम लॉ का बेसिक पार्ट था। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, जो कूलम लॉ होता है उसको कैसे यूज करना है, उसमें आर का कैसे यूज करना है, क्यू स्क्वायर वगैरह, क्यू की जो वैल्यू है कैसे करना है, और एप्सिलॉन नॉट का कैसे यूज करना है। तो अब हम आगे देखेंगे कि अगर ये फ्री स्पेस में ना रखा हो, कहीं और अगर ये चार्ज रखा हो, फ्री स्पेस में ना हो, तो वहां पे क्या होता है, और कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे आगे अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।